हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडी रेसलिंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये क्या कर दिया ऑस्टिन थ्योरी ने अपने मनी इन द बैंक के साथ। सेकंड अपडेट रिलेटेड टू रॉ इज ट्रिपल एक्स। तो इस चीज को गूगल पे कतई मत सर्च करना। तो रॉ इज 30 और कैसे रॉ सेलिब्रेट करने वाला है अपनी 30th एनिवर्सरी। और नंबर 4, ये ट्रिपल एच ने क्या कर दिया 24/7 टाइटल के साथ, और भी बहुत कुछ। सो गाइस, बने रहिए विद इंडी रेसलिंग। बूम। सो गाइज, एज यू ऑलरेडी नो, ऑस्टिन थ्योरी ये जवान सा लौंडा होल्ड कर रहा है मनी इन द बैंक टाइटल, और ये उन्होंने जीता था मनी इन द बैंक पेपर व्यू में। और वो जो पेपर व्यू था उसमें अराउंड 8 या 9 बंदे इन्वॉल्व थे, बट उसके लास्ट के 90 सेकंड में ऑस्टिन थ्योरी को जबरदस्ती विंस मैकमैन ने ऐड कर दिया था, और उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी ने जीता था मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। और इसके बाद से काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जहां ऑस्टिन थ्योरी एकदम पहुंच गए थे कि वो अपना मनी इन द बैंक को कैश इन करने वाले हों, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो जो लेटेस्ट इंस्टेंस मेरे को याद आता है कैश इन का ऑस्टिन थ्योरी का, वो मेरे ख्याल से क्लैश ऑफ द कैसल है। उसमें ड्रू मैकेंटायर, रोमन रेंस, क्लैश ऑफ द कैसल, कार्डिफ, वेल्स मेन इवेंट, और ऑस्टिन थ्योरी पहुंच गए थे कैश इन करने। बट वहाँ पे जो उस बंदे, क्या नाम है वो जो बॉक्सर है, मतलब जो भी वो रोमानी बॉक्सर है, उसने ऑस्टिन थ्योरी को नॉकआउट कर दिया था। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ऑस्टिन थ्योरी वहाँ पे भी कैश इन नहीं कर पाए। उससे अगर मैं एक पेपर व्यू पीछे जाऊँ तो समर स्लैम, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस मेन इवेंट, रिंग की हालत क्या हो रखी है, क्या होने वाला है राम ही जाने। बट उस वाले मेन इवेंट में भी ऑस्टिन थ्योरी गए कैश इन करने, और वो कैश इन नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से वूसोज ने उनको सुपर किक कर दिया। तो इन एनीवेज, और तीसरा जो मेरे को रीसेंट इंस्टेंस मेरे को याद आ रहा है, ऑस्टिन थ्योरी गए थे NXT के हैलोवीन हैवक शो में, जहां उन्होंने मेरे ख्याल से प्रोवोक किया था ब्रॉन ब्रेकर को, JD मैकडोना को, कि वो कैश इन कर सकते हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। बट इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अनफॉर्चुनेटली, मैं तो अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा कि आज का जो मेन मंडे नाइट रॉ था उसमें सेथ रॉलिंस ने रखा था ओपन चैलेंज। तो सेथ रॉलिंस ने रखा था ओपन चैलेंज और उसको आंसर किया बॉबी लैशली ने। बट बॉबी लैशली को कोई विक्ट्री नहीं मिली है क्राउन जूल में, उनको मिली थी डिफीट। बट जो उनकी लॉस थी ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, उसके बाद बॉबी लैशली ने काफ़ी सही तरीके से ब्रॉक लेसनर को टेक डाउन किया था, अपने हर्ट लॉक में फंसाया था। तो मेरे ख्याल से बॉबी लैशली अब अपना हील टर्न कर रहे हैं, और वो शायद उनका जो फैक्शन है दी हर्ट बिजनेस, उसको वो फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही बॉबी लैशली ने सेथ रॉलिंस को मतलब टेबल के थ्रू ब्लास्ट किया था, उसके तुरंत बाद ही ऑस्टिन थ्योरी आए, और फैंस बोल रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि जनरली वही होता है कि जो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है, इसका एक ही यूज मोस्टली 90% या 90% या 100% हमने देखा है सभी अगेंस्ट वर्ल्ड टाइटल के अगेंस्ट जाते हैं, चाहे वो WWE यूनिवर्सल टाइटल हो या वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हो, उसके अगेंस्ट ही इसको कैश इन करते हैं। बट इस बार ऑस्टिन थ्योरी के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था, तो उन्होंने कैश इन कर दिया अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, और अनफॉर्चुनेटली उनको मिली एक बहुत ही शर्मनाक हार। और उन्होंने अपना जो ये अपॉर्चुनिटी थी मनी इन द बैंक को रेसलमेनिया में या किसी भी पेपर व्यू में, किसी भी शो में कैश इन करने की, वो उसको लूज़ कर दिया, और वो नहीं बन पाए कोई भी चैंपियन। यूनिवर्सल चैंपियन छोड़ो, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन छोड़ो, यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल तक भी वो नहीं जीत पाए। अगर मैं बात करूं ये पूरी चीज़ की, तो इसमें जो ऑस्टिन थ्योरी को मनी इन द बैंक बनाने के एक ही पीछे रिस्पॉन्सिबल था, वो थे विंस मैकमैन। जब विंस मैकमैन के एरा चल रही थी ट्रिपल एच के आने से पहले, तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसमें उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को चैंपियन बना दिया था। तो ट्रिपल एच के दिमाग में ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से चल रही होंगी कि जैसे ही मैं वापस आऊँगा, जैसे ही मैं पावर टेक ऑन करूँगा, तो मैं ये सब जो विंस मैकमैन ने ये जो रायते फैला रखे हैं ना हर जगह, थोड़े 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 थोड़े, इसको साफ करना स्टार्ट करूँगा। तो ट्रिपल एच के लिए भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल डिसीजन रहा होगा, क्योंकि विंस मैकमैन उनके ससुर जी हैं। तो उनके ससुर जी का जो डिसीजन है, इसको रिवर्स करने के लिए उन्होंने शायद एक कड़वी या नीम की गोली खा ली होगी कि चलो एक एपिसोड की बात है, उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है ऑस्टिन थ्योरी, तुझा रिंग में तेरे को सेथ रॉलिंस को चैलेंज करना है, तेरे को मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को कैश इन करना है, और ये मनी इन द बैंक ब्रीफ केस तू अब हार जाएगा, या मतलब इसकी अपॉर्चुनिटी को तू कैपिटलाइज नहीं कर पाएगा और कर लेगा अपनी एक और अपॉर्चुनिटी लूज। इन सब चीज़ों से मैं एक ही चीज़ कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि ये जो ट्रिपल एच कर रहे हैं, जैसे एक और चीज़ उन्होंने इस एपिसोड में करी मंडे नाइट रॉ के, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें जो विंस मैकमैन ने अपने टाइम में, शायद जो उनके टाइम में उनको लगती थी सही थी, उन्होंने वो करी, बट अब ट्रिपल एच आके उन सब चीज़ों को ही करेक्ट कर रहे हैं। तो ये शायद उस चीज़ में पहला स्टेप होने वाला है।
सो अब क्या होने वाला है मनी इन द बैंक कॉन्सेप्ट का, क्योंकि हम मेरे को याद है 2 या 3 वीडियो पहले मैंने बात करी थी कि ट्रिपल एच जो गिमिक वाले पेपर व्यूज हैं, हेल इन अ सेल, टीएलसी, मनी इन द बैंक, इन सबको वाइप ऑफ करने वाले हैं और वो प्रॉपर पेपर व्यूज जैसे किंग ऑफ द रिंग, क्लैश ऑफ द कैसल, समर स्लैम या किंग कोई भी नया पेपर व्यू उस टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे रादर देन हैविंग दीज गिमिक पेपर व्यूज। सो मनी इन द बैंक जो ओरिजिनली आया था इसको क्रिस जेरिको ने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब भले ज़माने में। और इसमें अब ब्रीफकेस का जो मैच है, जो मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट का मैच है, वो मेरे ख्याल से WWE कर सकती है कि डे 1 या नाइट 1 या नाइट 2, नाइट 1 पे वुमेन्स मनी इन द बैंक, नाइट 3 पे मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है और जो टाइटल डिजर्व करता है उसको क्यों ना जिताया जाए मनी इन द बैंक टाइटल। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि, अब उम्मीद क्या, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है कि अगले साल का जो रेसलमेनिया है, रेसलमेनिया 39, उसमें नाइट 1 में वुमेन्स, नाइट 2 में मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच होने वाला है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी जो है मंडे नाइट रॉ से रिलेटेड। सो गाइस एज यू ऑलरेडी नो, मेरे को याद है 3 या 4 वीडियो पहले मैंने एक और टॉपिक पे डिस्कस किया था जो था मंडे नाइट रॉ की 30th एनिवर्सरी जो होने वाली है जनवरी के महीने में। और इसके लिए जनवरी के महीने में जो शो होने वाला है इसके लिए WWE ने अनाउंस कर दिया है। उस शो का नाम वो है रॉ इज 30। सो रॉ को हो गए हैं 30 साल, मुबारक हो। और ओवर द पीरियड मतलब 1993 से लेके 2023 तक, मतलब जब 30 साल होंगे, रॉ ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने आप को मार्केट के साथ इवॉल्व किया है, अपने आप को ओवर द पीरियड चेंज किया है, री इन्वेंट किया है और फैंस को जो दिया है वो है काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ें। तो अगर मैं मंडे नाइट रॉ के लोगों की बात करूं तो 1993 से 1997 तक के बीच में हुआ करता था ये वाला लोगो WWF मंडे नाइट रॉ। उसके बाद स्टार्ट हुआ एटीट्यूड एरा, WCW का टाइम जो था, रॉ इज़ वॉर। इसके बाद जो रॉ ये वाला था इसकी गेम मैंने काफ़ी ज़्यादा खेली हुई है। उसके बाद रॉ 2002 से 2009 वाला पीरियड हुआ होगा, मेरे को उतना ज़्यादा खास पता नहीं है। 2011 से 2012 हुआ करता था रॉ सुपर शो और यही पीरियड था जहां मैंने रेसलिंग या WWE का जो कंटेंट था उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया था और ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग पीरियड था। बट बुकिंग में काफ़ी सारे फ्लॉज तब भी थे, बुकिंग में काफ़ी सारे फ्लॉज आज भी हैं और इस टाइम चैंपियन हुआ करते थे CM पंक। फिर उसके बाद रॉ 2012 से 2016 ये एरा मतलब ऐसे ही चला गया, इसमें कुछ ऐसा रिमार्केबल चीज़ नहीं हुई जिसने फैंस को काफ़ी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो। फिर आया 2016 से 2018 वाला पीरियड, कुछ भी ऐसी रिमार्केबल चीज़ नहीं। और मतलब पिछले 10 साल से जो भी चीज़ चल रही है रॉ में उसमें उतना खास रिमार्केबल है नहीं। दो कुछ शो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, कुछ शो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो सकते हैं। वो एक्चुअली 3 घंटे का एपिसोड है तो ट्रिपल एच कितना भी कर ले, विंस मैकमैन कितना भी कर ले, वो हर हफ्ते उतना अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पाते। और एक और ये बात भी है कि जो 2012 के बाद से लेके आज तक जो भी मंडे नाइट रॉ है वो 3 घंटे का एपिसोड है रादर देन 2 घंटे का एपिसोड। अब जो स्मैकडाउन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, रीज़न बीइंग व्हाट कि वो 2 घंटे का। AEW का डायनामाइट उतना ज़्यादा सरखपाऊ नहीं लगता, रीज़न बीइंग व्हाट वो 2 घंटे का। NXT जब अपने ब्लैक एंड गोल्ड में था वो 1 घंटे का हुआ करता था। अब रैमपेज है जिसका जो ओपिनियन है मान लो, बट रैमपेज जो भी है 1 घंटे में ये मोर देन सफिशिएंट टेलीविजन। सो बात कर ली मैंने काफ़ी ज़्यादा मंडे नाइट रॉ की, तो जो मैनहट्टन सेंटर है जहाँ से रॉ का जन्म हुआ था उधर ही वापस जाने वाला है मंडे नाइट रॉ। और मेरे ख्याल से अंडरटेकर आ सकते हैं, स्टोन कोल्ड आ सकते हैं, ट्रिपल एच आ सकते हैं, DX रियूनियन फिर से हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। और इस चीज़ में एक मैं चीज़ और कहूँगा कि जो मैनहट्टन सेंटर वाले जो बॉल रूम है इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से 3000 से ज़्यादा की नहीं है। और ये जो WWE का जो स्टेप लिया है, क्योंकि WWE जब चाहे चुटकी बजाय पैसे कमा सकती है, कहीं कोई भी अरीना को सेल आउट करा सकती है, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ 18,000 की बिल्डिंग, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बार्कलेज सेंटर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मेडिसन स्क्वायर गार्डन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डैलस काउबॉय स्टेडियम या फिर अमेरिकन एयरलाइन सेंटर, हम जाना प्रेफर करेंगे मैनहट्टन सेंटर में जिसकी कैपेसिटी 3000 के आसपास है। और ये WWE की जो मूव है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार पैसा तो कितना भी कमा लो बट इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज़ के बारे में, इट्स ऑल अबाउट मोमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट फैंस को वो एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग दो। तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच इंचार्ज हैं और वो ऑब्वियसली काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के
30 ईयर एनिवर्सरी में। बात हो रही है ट्रिपल एच की, तो ट्रिपल एच ने एक और जो कैंसर था मंडे नाइट रॉ पे जो था ये 24/7 टाइटल, इसका भी मतलब काम कर दिया है। सो मैं बता दूं हुआ क्या था कि आज का जो मंडे नाइट रॉ था इसमें बुक कर रखा था डेना ब्रुक वर्सेस निक्की ऐश को। निक्की ऐश ने जीता ये टाइटल और 5 मिनट या थोड़ी देर बाद निक्की ऐश ने इस टाइटल को फेंक दिया डस्टबिन में। तो जैसे मैंने कहा ना कि जो विंस मैकमैन के छोटे छोटे जो रायते फैलाए हुए थे, छोटे छोटे कैंसर के जो पार्टिकल्स थे विंस मैकमैन के बनाए हुए, ब्रूस पिचर्ड के बनाए हुए, उसको धीरे धीरे ट्रिपल एच साफ कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने साफ किया ऑस्टिन थ्योरी को। ऑस्टिन थ्योरी का जो मनी इन द बैंक टाइटल था उसको भी निपटा दिया। दूसरा उसी आधे घंटे के भीतर ही, आधे घंटे की टाइम ड्यूरेशन में ट्रिपल एच ने नाश मार दिया 24/7 टाइटल का। सो रिसेंट जो सबसे फर्स्ट 24/7 टाइटल था वो मेरे ख्याल से R-Truth थे और सबसे लास्ट थी निक्की क्रॉस। तो अगर हम बात कर ही रहे हैं 24/7 टाइटल की, तो विकिपीडिया पे मेरे को ये लिस्ट मिली जिसमें मैं बता दूं R-Truth हैं 53 टाइम्स 24/7 टाइटल और उनकी कंबाइंड रेन जो है वो है 423 दिन की। ठीक है, अच्छी बात है। नंबर 2 है डेना ब्रुक, ऑब्वियसली जो निकी क्रॉस ने जिनको आज डिफीट किया, उनकी 15 टाइटल रेंज रही हैं और 336 दिन उन्होंने ये टाइटल होल्ड किया है। नंबर 3 अकीरा टोजावा, निकी ऐश, तमीना, ड्रेक मैवरिक और मोजो रॉली, इनकी भी 10-10, 9-9, 8-8 टाइटल रेंज रही हैं और कोई भी उतनी ज्यादा खास नहीं रही है। और ये जो तमीना की जो टाइटल रेंज रही है ये कंबाइंड दिन एक दिन से भी कम की रही है। तो ऐसे टाइटल के मतलब जो जोक टाइटल था इसका मेरे ख्याल से ट्रिपल एच ने क्राउन जूल के आने के बाद काफी ज्यादा उनका मूड खराब था। उन्होंने ऑब्वियसली प्लान किया कि 2 चीजों का तो मैं निपटारा आज ही करूंगा, एक तो 24/7 टाइटल और दूसरा ऑस्टिन थ्योरी का मनी इन द बैंक। तो जो भी कर रहे हैं ट्रिपल एच वो मेरे ख्याल से फैंस के अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं और जो उनका टेलीविजन प्रोडक्ट है उसकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। और किसी को भी एक यूजलेस कॉमेडी टाइटल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टाइटल है उन पे ही ज़्यादा फोकस रहे तो इट विल बी मच बेटर। सो चलो, काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर दी ट्रिपल एच की डिसीजंस की। यूनिवर्सल कह रहा हूँ, 24/7 टाइटल को निपटाया और ऑस्टिन थ्योरी के मनी इन द बैंक टाइटल को निपटा दिया। तो मेरे ख्याल से ट्रिपल एच अभी रैम्पेज में है और आने वाले 6 या 7 महीने में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाले हैं जो विंस मैकमैन सोच भी नहीं सकते थे। सो विद दैट बीइंग, चलो करते हैं आज की वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू इंडी रेसलिंग। बूम।